दृढ़ पिंडों के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था कि किसी कण का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या है, और यदि वह कण के बदले अगर हम पिंड ले लेते हैं तो उसका जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू या सूत्र उसका क्या हो जाता है। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या होते हैं। तो हेडिंग आपकी है बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो हम यहां ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक पिंड है। पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ है। इसका जो घूर्णन अक्ष है वो O से पास हो रहा है। ये पहला कण है जिसका मास m1, इसकी दूरी क्या है r1 है। ये दूसरा कण है जिसका मास m2 और इसकी दूरी r2 है। ये आपका तीसरा कण है जिसका मास m3 और इसकी दूरी क्या है r3 एंड सो ऑन। और ये पिंड जो है इसके परितः एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। पिंड जो उसका अक्ष है कोणीय त्वरण, एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है। तो पिंड का अगर कोणीय त्वरण समान होगा तो सभी कण का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा, लेकिन उनके रेखीय त्वरण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम पहले कण का रेखीय त्वरण निकालें। पहले कण का रेखीय त्वरण A1 बराबर R1 अल्फा। आपको बताया गया है कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध क्या है, A बराबर R अल्फा होता है। तो इस तरह से पहले कण का जो रेखीय त्वरण हो गया A1 बराबर R1 अल्फा। अब पहले कण का मास m1 है तो इस पर एक बल काम करेगा, तो उस बल की गणना करें हम। तो पहले कण पर आरोपित बल इसका मान हम F1 निकाल लेते हैं। तो F1 बराबर m1 A1 न्यूटन के सेकंड लॉ से, और A1 का ऊपर से मान रख देते हैं तो m1 R1 अल्फा हो गया। बल हमारा पहले कण का निकल गया। घूर्णन अक्ष के परितः हम उसका आघूर्ण निकालना चाहें तो इसमें एक दूरी का क्या करेंगे, और गुणा कर देंगे। टाउ बराबर बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो पहले कण पर आरोपित बल आघूर्ण इसको टाउ 1 से नोट करते हैं या C1 से। तो टाउ 1 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई F1। F1 का अगर हम मान रख दें तो यहां पर क्या होगा, दिस इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई m1 R1 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू m1 R1 स्क्वायर अल्फा। ये पहले कण पर आरोपित बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से दूसरे कण पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2 R2 स्क्वायर अल्फा हो गया। तीसरे कण पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ 3 बराबर m3 R3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चौथे पांचवें छठे या जितने कण होंगे सभी कणों का बल आघूर्ण निकाल लेंगे। जब ये बल आघूर्ण आपका निकल जाएगा उसके बाद हम सभी बलाघूर्णों को जोड़ दें तो पिंड पर आरोपित कुल बलाघूर्ण टाउ बराबर टाउ 1, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस डॉट डॉट। इनकी वैल्यू पुट कर दें, m1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट डॉट। सब में से हम अल्फा को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस
m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, कॉमन हमने क्या कर रखा है, अल्फा। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, आई अल्फा। तो ये बलाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण में संबंध हो गया टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो चूंकि फार्मूला टाउ बराबर आई अल्फा होता है, तो हम ये अल्फा को देखकर ही मानते हैं कि कोई पिंड अपने अक्ष के परितः एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूम रहा है। वह पिंड कई कणों से मिलकर बना हुआ है। सभी कणों का कोणीय त्वरण तो अल्फा ही होगा, लेकिन रेखीय त्वरण अलग अलग होंगे। हम पहले कण का रेखीय त्वरण पहले निकालेंगे, उसमें मास m1 का गुणा कर देंगे तो पहले कण पर लगने वाला बल आ जाएगा। इस बल में उसकी दूरी लंबवत दूरी r1 का गुणा कर दें तो पहले कण पर लगने वाला बल आघूर्ण आ जाएगा। और जब पहले कण का बड़ा आघूर्ण आया तो इसी तरह से हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सभी कणों के बड़ा आघूर्ण निकाल करके सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इस तरह से परिणामी बलाघूर्ण टाउ बराबर आई अल्फा हो गया। अगर आई और अल्फा पता हो तो हम टाउ निकाल सकते हैं। टाउ, आई और अल्फा में कोई दो पता हो, हम तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ का मात्रक क्या होगा, जबकि टाउ जो होता है वो बल गुणे लंबवत दूरी के बराबर होता है, इसलिए इसका बल आघूर्ण क्या मात्रक क्या होगा, न्यूटन गुणे मीटर होगा। अभी आपको पिछले दिनों आपको जड़त्व आघूर्ण आई की परिभाषा दी गई थी। वो आई की परिभाषा क्या था कि किसी भी कण का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यहां पर आपको जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा एक दूसरे वे में देनी होगी। जड़त्व आघूर्ण की कई परिभाषाएं आएंगी। तो टाउ बराबर आई अल्फा से आपको आई की परिभाषा अगर देनी हो तो आप कैसे परिभाषा दे सकते हैं। अगर हम अल्फा को कितना मान लें, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो टाउ इक्वल टू हाउ मच, टाउ का मान कितना हो जाएगा, आई के बराबर होगा। अगर हम इस अल्फा का मान 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अगर सपोज कर लें तो टाउ इक्वल टू आई। अब इसी से परिभाषा बनेगी कि किसी भी दृढ़ पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसके बल आघूर्ण के तभी बराबर होगा जब वह पिंड 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या कर रहा हो, घूर्णन गति कर रहा हो। मीन्स कि किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उस वस्तु में 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण पैदा कर दे। अगर कोई ऐसा बल आघूर्ण किसी वस्तु में 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण अगर पैदा कर देता है तो आरोपित बल आघूर्ण ही अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो जब भी ये फार्मूले आएंगे डिराइव के लिए, आपको आई की परिभाषा उसके साथ साथ पूछता रहेगा। नोट करिए आप इसके आगे। हेडिंग है आपका क्या, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। माना कोई पिंड अनेक कणों से मिलकर बना है। जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3 डॉट डॉट तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3 डॉट डॉट है। यह पिंड
घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन गति करे तो सभी कणों के कोणीय त्वरण समान होंगे, परंतु उनके रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे। जैसे इसके पहले आपको बताया गया था कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध जो होता है v बराबर आर ओमेगा। अगर पंखा की कोई गति कर रहा है तो पंखे की ब्लेड पर जितने भी कण होते हैं सभी कणों का कोणीय वेग तो समान होगा, लेकिन उनकी रेखीय वेग क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। जो पार्टिकल घूर्णन अक्ष के पास होगा उसका रेखीय वेग सबसे कम होगा, जो पार्टिकल पंखे के छोर पर के सिरे पर होगा उसका रेखीय वेग सबसे ज्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार जो फार्मूला है ये बराबर आर अल्फा से सभी कण का अल्फा तो बराबर होगा, लेकिन दूरी के बदलने से उन कणों के रेखीय त्वरण क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे। पहले कण का रेखीय त्वरण लिखें आप, पहले कण का रेखीय त्वरण a1 बराबर r1 अल्फा, नो पहले कण पर आरोपित बल F1 बराबर M1A1 बराबर M1R1 अल्फा। पहले कण पर आरोपित बल आघूर्ण τ1 बराबर R1 गुणे F1, ऊपर से F1 का मान रख दीजिए, R1 गुणे M1 R1 अल्फा, R1 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार दूसरे कण पर आरोपित बल आघूर्ण τ2 बराबर M2R2 स्क्वायर अल्फा। तीसरे कण पर आरोपित बल आघूर्ण τ3 बराबर M3R3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन, मीन्स डॉट डॉट। इस तरह चौथे पांचवें छठवें हम सभी गणों का निकाल लेंगे। कुल बलाघूर्ण
टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट। इनके मान पुट कर दीजिए। m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट डॉट। सभी पदों में से अल्फा को आप कॉमन कर दीजिए पीछे की तरफ। तो m1 ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद अल्फा। सबको छोटे रूप में हम लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, सो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। यदि अल्फा बराबर 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो टाउ बराबर आई। अतः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, अतः किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है बल आघूर्ण के बराबर होता है जो उसमें एक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे। जो उसमें एक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न कर दे।
घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध। घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो यहां भी हम सपोज कर लेते हैं कि यह एक पिंड है, ये इसका घूर्णन अक्ष है, तमाम कण हैं, उन कणों के मास अलग अलग हैं, उनकी दूरियां भी क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये पिंड उस अक्ष के परितः समान कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ घूम रहा है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, k = ½ I ओमेगा स्क्वायर, जैसे मैंने अभी लिखा। तो ये पिंड समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, तो सभी कण का कोणीय वेग ओमेगा तो समान होगा, लेकिन उनके रेखीय वेग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हम पहले कण का रेखीय वेग निकाल लेंगे, उसका वर्ग करके मास का गुणा कर देंगे, तो पहले कण की गतिज ऊर्जा आ जाएगी, इसी तरह दूसरे कण की गतिज ऊर्जा, उसी तरह से तीसरे कण की गतिज ऊर्जा, और इस तरह से अन्य कणों की गतिज ऊर्जा निकाल करके हम सबको क्या कर दें, जोड़ दें, तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो पहले कण का रेखीय वेग क्या होगा, जिसको V1 बराबर क्या होगा, R1 ओमेगा। जब V1 निकल गया तो हम पहले कण की गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, K1 बराबर ½ M1 V1 स्क्वायर, वर्ग कर दिया जाए बस केवल V1 का, तो ½ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आप दूसरे, तीसरे, चौथे कणों की गतिज ऊर्जा क्या कर सकते हैं, K2 बराबर ½ यहाँ M2 हो जाएगा, R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप तीसरे कण की भी निकाल लीजिए आप, गतिज ऊर्जा K3 बराबर ½ M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डॉट, यानी चौथे का निकल गया, पांचवें छठे सभी गण का निकल गया। कुल गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होगी, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस है डॉट डॉट। इसके बाद इनके हम मान रख देते हैं, तो K1 का मान क्या हो गया, ½ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। K2 का मान क्या हुआ, ½ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। K3 का मान हो गया ½ M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इसमें भी से भी कॉमन क्या है, ½ और ओमेगा स्क्वायर हमारा कॉमन है, जिसमें हम ½ को तो आगे कॉमन कर दे रहे हैं, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और ओमेगा स्क्वायर को क्या कर दिया हमने, पीछे कॉमन कर दिया। और जब पीछे आपने कॉमन कर दिया तो जो ब्रैकेट की चीज है उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर लिख दिया जाए तो 1/2 सिग्मा MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सिग्मा MR स्क्वायर है क्या, I, तो K = कितना हो गया, ½ I ओमेगा स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। यहां भी आपको जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा K के पद में देना होगा, तो ओमेगा बराबर हम कितना मान लें, 1 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा का मात्रक रेडियन पर सेकंड, तो K का मान हो गया 1/2 I, या I बराबर कितना हो गया, 2K। तो क्या परिभाषा हो सकती है, तो किसी भी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के कितने के बराबर, 2 गुने के बराबर होगी, जबकि पिंड का कोणीय वेग कितना हो,
1 रेडियन पर, यानी कोई पिंड अक्ष के परितः अगर 1 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा हो तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो दुगुना होगा वह अक्ष के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। नोट करिए आप। तो माना कोई पिंड अनेक कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 डॉट डॉट एवं m1 m2 m3 डॉट डॉट एवं घूर्णन अक्ष से संगत दूरियां R1, R2, R3 डॉट डॉट है। यह पिंड अक्ष के परितः समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करे तो पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग तो समान होगा, परंतु उनके रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। अतः पहले कण का रेखीय वेग v1 बराबर R1 ओमेगा, पहले कण की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 का ऊपर से मान रख दीजिए, तो हाफ m1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे कण की गतिज ऊर्जा K2 हाफ m2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तीसरे कण की गतिज ऊर्जा K3 बराबर हाफ m3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड डॉट डॉट। कुल गतिज ऊर्जा K बराबर
K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट डॉट, उनके आप मान रख दीजिए। K1 का मान हाफ m1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस K2 का मान हाफ m2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस K3 का मान हाफ m3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो आपको हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेना है, जिसमें हाफ को मैंने पहले कॉमन कर लिया, ओमेगा स्क्वायर को पीछे कॉमन किया ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट वाली चीज हो जाएगी हाफ सिग्मा एम आर स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर ओमेगा स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मात्रक इसका जूल होगा। तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा और जड़त्व आघूर्ण में संबंध हो गया। आई को परिभाषित करने के लिए हम मान लेंगे ओमेगा बराबर 1 रेडियन पर सेकंड। तो के बराबर हो गया 1/2 आई, या आई का मान हो गया 2k। आई बराबर 2k। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के दूने के बराबर होता है। उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के दूने के बराबर होता है। जबकि वह 1 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन गति करे। नेक्स्ट हेडिंग होगी कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसको आप J या L से डिनोट करेंगे। तो किसी भी गतिशील कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को आप रेखीय संवेग P कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। इस संवेग का आघूर्ण के लिए कैसे निकलेगा? इसमें कितने का गुणा कर दें? जैसे द्रव्यमान का आघूर्ण निकालना होता है तो द्रव्यमान में दूरी का गुणा कर देते हैं,
बल का आघूर्ण निकालना होता है तो बल में लंबवत दूरी का गुणा कर देते हैं। संवेग का आघूर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, संवेग में उसकी लंबवत दूरी का गुणा कर दें। तो संवेग के आघूर्ण मतलब यम भी इसमें दूरी का गुणा कर देंगे, यही आपका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यम भी आर, मास गुणे वेलोसिटी गुणे घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी। किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग का आघूर्ण ही अक्ष के परितः उसका कोणीय संवेग कहलाता है। और इस तरह से जे इक्वल टू हो गया एम बी आर। इसका मात्रक क्या मिलेगा, यम का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, एक आर और है तो मीटर का गुणा हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। या इसका अगर दूसरा मात्रक जो होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, जूल गुणे सेकंड। ये जूल सेकंड कैसे हो जाता है, तो जैसा आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, यही ना। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन गुणे मीटर। न्यूटन को अगर हम केएमकेएस पद्धति में चेंज करें इस वाले फार्मूला से, तो न्यूटन किसके स्थान पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर गुणे, अभी 1 मीटर और है, देख रहे हैं नहीं। इस तरह से ये पूरा मात्रक किसके बराबर हो गया, जूल के। तो जूल के बराबर होने के लिए मात्रक होना चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। और इसमें देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर तो है लेकिन नीचे सेकंड है, वहां सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 सेकंड का हम गुणा कर दें ऊपर नीचे दोनों, तो जब जैसे हम 1 सेकंड का गुणा यहां और 1 सेकंड का गुणा यहां करेंगे, यहां 1 सेकंड का गुणा किए और यहां 1 सेकंड का गुणा किए, तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया आपका, जूल हो गया। और 1 सेकंड बच गया, तो इसलिए कोणीय संवेग का जो दूसरा मात्रक हो गया वो क्या हो गया, जूल सेकंड। तो जूल सेकंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है, ठीक है। परिभाषा नोट कीजिए आप। किसी गतिशील कण के द्रव्यमान और किसी गतिशील कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग P कहते हैं। रेखीय संवेग कैपिटल P कहते हैं। अतः P बराबर एम बी। रेखीय संवेग के आघूर्ण को रेखीय संवेग के आघूर्ण को कण का कोणीय संवेग कण का कोणीय संवेग कहते हैं। अतः कण का कोणीय संवेग J बराबर mvr।
जे बराबर एम वी आर, मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या जूल सेकंड। इसका बीमी सूत्र क्या मिलेगा? यम का यम हो गया, बी का एल टी पावर -1, एक एल और गुणा कर दें तो इसका बीमी सूत्र हो गया यम एल स्क्वायर टी पावर -1। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो यहां आगे हम मान लेते हैं हमको सिद्ध करना होगा J = I ओमेगा। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है यम, ये रेखी गति, ये घूर्णन गति। P कन्वर्ट हो गया J से, यम कन्वर्ट हो गया I से, B कन्वर्ट हो गया ओमेगा से। तो आप क्या करेंगे कि मान लेते हैं एक पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना हुआ है जिसके मास m1 m2 m3 डॉट डॉट, घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी क्या है? r1 r2 r3 डॉट डॉट है। ये पिंड अक्ष के परितः समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, तो सभी कण का कोणीय वेग समान होगा, लेकिन उनके रेखीय वेग क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो पहले कण का रेखीय वेग क्या मिलेगा आपको? पहले कण का रेखीय वेग v1 बराबर r1 ओमेगा। पहले कण का रेखीय संवेग निकाल लीजिए। रेखीय वेग के जगह संवेग हो गया जिसको हमने P1 कर दिया। इसमें क्या करें? हम किसका गुणा कर दें? मास का, m1 v1, और दिस इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा। इसका हम आघूर्ण ले लें तो पहले कण का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, तो चाहे J1 या L1, इसमें एक दूरी का और गुणा कर देना होगा, m1 v1 r1, मीन्स ये कितने बराबर हो जाओगे? m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे सभी का निकाल लीजिए। इसी प्रकार दूसरे कण का कोणीय संवेग J2 बराबर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तीसरे कण का अगर हम निकाल देते हैं J3 बराबर m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, और डॉट डॉट इधर चौथे पांचवें सबका आप निकाल लीजिए। निकाल करके अगर हम जोड़ दें, पूरे को अगर जोड़ दें तो कुल कोणीय संवेग J बराबर J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू मान रख देते हैं तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट। इसमें से ओमेगा कॉमन कर दीजिए तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ओमेगा बार हो गया। अंदर को संक्षिप्त रूप में लिखे तो सिग्मा mr स्क्वायर हो गया ओमेगा। तो J इक्वल टू हाउ मच? I ओमेगा। इसी से हमने ओमेगा माना है और ओमेगा से V1 निकाला, V1 के बाद P1 संवेग निकाला।
फिर उसमें दूरी का गुणा कर दिया, J1 हो गया। सभी J1 को जोड़ दीजिए, कुल संवेग कोणीय संवेग J निकल जाएगा। तो मानने वाला काम वही है, आप जस्ट राइट डाउन पहले कण का रेखीय संवेग, पीछे जो माने हैं सब कुछ वही है। पहले कण का सारा चीज लिखना पड़ेगा आपको, पीछे वाली चीजें। पहले कण का रेखीय वेग v1 बराबर r1 ओमेगा, रेखीय वेग v1 बराबर r1 ओमेगा। पहले कण का रेखीय संवेग p1 बराबर m1 v1, v1 का मान रख देंगे तो m1 r1 ओमेगा। पहले कण का कोणीय संवेग J1 बराबर m1 v1 r1, एक r1 का और गुणा हो जाएगा तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हो गया। इसी प्रकार दूसरे कण का कोणीय संवेग J2 बराबर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तीसरे कण का कोणीय संवेग J3 बराबर तीसरे कण का कोणीय संवेग J3 बराबर m3 r3 स्क्वायर ओमेगा एंड डॉट डॉट। कुल कोणीय संवेग J बराबर J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस डॉट डॉट। J1 J2 J3 के आप ऊपर से मान रख दीजिए। J बराबर m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट। ओमेगा को आप बाहर कर दीजिए, तो ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद, ओमेगा हो गया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू J इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ फिर आपको आई की परिभाषा J के पद में देनी है, यानी आई की बहुत सी परिभाषाएं हो रही हैं। तो ओमेगा बराबर कितना माना जाए? यदि ओमेगा बराबर 1 रेडियन प्रति सेकंड तो J बराबर क्या होगा? आई। क्या परिभाषा बन सकती है कि किसी भी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कोणीय संवेग के बराबर होगा जो पिंड में 1 रेडियन प्रति सेकंड का क्या पैदा कर दे? कोणीय वेग पैदा कर दे। यदि कोई पिंड 1 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से अगर घूर्णन गति कर रहा हो तो उसके कोणीय संवेग को ही हम अक्ष के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं।
नोट करिए आप, यदि ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन प्रति सेकंड तो जे बराबर आई, अर्थात किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कोणीय संवेग के बराबर होता है, उस कोणीय संवेग के बराबर होता है जो उसमें एक रेडियन प्रति सेकंड का कोणीय वेग उत्पन्न कर दे, जो उसमें एक रेडियन प्रति सेकंड का कोणीय वेग उत्पन्न कर दे। यहां देखिए, जैसे सिमिलैरिटी मैं लिख रखा हूं, उस सिमिलैरिटी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको यहां क्या मिलेगा, टाउ बराबर डेल्टा, ओह टाउ जे लिख गया, टाउ इक्वल टू डेल्टा जे बटा डेल्टा टी होगा। एफ जो है टाउ से कन्वर्ट हो चुका है, पी आपका किससे कन्वर्ट हो चुका है, जे आई एल से कन्वर्ट हो चुका, टाइम टाइम ही रहेगा, इसलिए टाउ बराबर डेल्टा जे बाई डेल्टा टी। इसका मतलब है कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध, लिखिए हेडिंग, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। कुछ यहां संबंध अभी डिराइव किए जा रहे हैं। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध, यानी इसी फार्मूले को आपको डिराइव करना है। तो अभी आपने देखा कि टाउ बराबर कितना होता है, आई अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी या डी ओमेगा बटा डी टी। ये किसके बराबर हो गया, टाउ के बराबर हो गया। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, इसमें अल्फा का बस आपको मान रख दिया गया। उसी तरह से जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। अभी सिद्ध कर क्या है, दोनों तरफ का टाइम के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो डी जे बटा डी टी। आई कांस्टेंट रहेगा पिंड का किसी उसके पर, तो उसको बाहर कर देंगे, डी ओमेगा बटा डी टी। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड का देखिए, क्या राइट साइड इक्वल है, इसलिए आप उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। टाउ इक्वल टू क्या हो गया, डी जे बटा डी टी या डेल्टा जे बाई डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे वहाँ रेखीय संवेग परिवर्तन का दर आरोपित बल के बराबर होता है, तो यहाँ कोणीय संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होता है। हेडिंग नोट हो गई, नोट कर लीजिए आप, चूंकि ये पूरा यहाँ तक हेडिंग ये आपका। उसके बाद आप टाउ बराबर आई अल्फा, अल्फा की परिभाषा लिख लीजिए, डी ओमेगा बाई डी टी।
सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जे इक्वल टू आई ओमेगा। अब दोनों तरफ पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो डी जे बाई डी टी इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी। इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है। और जैसे इक्वेट करेंगे आपको टाउ इक्वल टू डी जे बाई डी टी मिल जाएगा। क्या हुए? अर्थात कोणीय संवेग परिवर्तन की दर कोणीय संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होता है। आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होता है।
किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आईसीएम एवं पिंड के कुल द्रव्यमान पिंड के कुल द्रव्यमान तथा समांतर अक्षों के बीच की दूरी के समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अर्थात I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर। जैसे मान लेते उदाहरण के तौर पर अभी आपको देखें, जैसे यह आपकी एक पतली छड़ है, बस एक मिनट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, टोटल मास m लंबाई l है, तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है m l स्क्वायर बटे 12 भी दिखाएंगे नेक्स्ट टर्म पर आपको, m l स्क्वायर बटे 12। आपको इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है तो कितना होगा, आप इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो ICM की जगह कितना रख देंगे, m l स्क्वायर बटे 12, तो m l स्क्वायर बटे 12 प्लस टोटल मास m। एक मिनट सर, बीच की दूरी कितनी है, l/2 ना, यहां पूरा l है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो l/2 का होल स्क्वायर। बस यही जोड़ दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, आपको इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। आपको इसके परितः निकालना हो जो उसका भी आधा है, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये ICM इतना होगा, मास गुणे यह दूरी l/4 हो जाएगी, तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? जय।